सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। बोल महफूज पाकिस्तान खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ है सुमैया रिजवान। बात अब दिनों से ज़्यादा महीनों पर जा निकली है और ये कोरोना है जिसके बारे में माहिरीन कह रहे हैं कि दवा बनने में भी महीनों बल्कि साल लग सकते हैं और वैक्सीन बनने में भी कम अज़ कम 2 से ढाई साल का वक्त हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है जिससे इससे बचा जा सकता है और वो है एहतियात। एहतियात उसी सूरत में कि आप अपने आप को महफूज रखें तो आप इस मरज़ से बच सकते हैं। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे आप बचें और कहें कि हम घूमे फिरें और कोरोना से बच सके। जी हाँ, बिल्कुल मुदस्सिर सही कह रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर यही हम आपको आके समझाना भी चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी हम फैलाने की कोशिश करते हैं। मसाइल भी आपके सुनते हैं, उनके हल भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर दुनिया भर की हम बात करें तो दुनिया भर में जो कोरोना से मुतासर मरीज़ हैं उनकी तादाद 21 लाख से तजावुज़ कर गई है। 1,44,000 से ज़ायद लोग इस वबा के आगे अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर वबा से सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए। यूरोप में भी हालात अच्छे नहीं और बरतानिया में 24 घंटों में 861 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद लॉकडाउन में 3 हफ्ते की मज़ीद तौसी कर दी गई। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दिन में 1040 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जो अब तक की मुदस्सिर सबसे बड़ी तादाद है। जिसके बाद सुमैया मरीज पाकिस्तान में जो बढ़ रहे हैं, कुल मरीजों की तादाद भी अब 7,000 से भी तजावुज़ कर गई है। उम्मीद ये है कि सिंध में जो लॉकडाउन है वो मज़ीद सख्त करने की जो कोशिश की जा रही है और आज हमें नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक कर्फ्यू का समा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी हद तक कुछ सनतें खुल भी चुकी हैं। ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से अब काम शुरू कर चुका है। अलबत्ता मसाजिद से मुतल्लिक अब तक कोई भी SOP वो फाइनल नहीं किया जा चुका है किसी भी जगह पर। और ये भी आपको बताएं कि जो इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी है। सिंध में मुकम्मल तौर पर इस वक्त 3 साढ़े 3 बजे तक लोगों को घरों तक रहने के लिए कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। जी हाँ, ज़ाहिर है ये मुदस्सिर सूरत हाल है। यार जुम्मे को यही सूरत हाल होती है। मुल्क भर में इस वक्त सूरत हाल क्या है? नमाज जुमा के हवाले से 12 बजे से 3 साढ़े 3 तक का लॉकडाउन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है तमाम तर शहरों की वो जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब आपके वक्त का। शहजादा जुल्फ़िकार कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा। शहजादा साहब आपका भी शुक्रिया। उमैर यासिर ब्यूरो चीफ पेशावर इस वक्त हमारे साथ हैं। उमैर आपको भी शुक्रिया। और ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची की जान लेते हैं। अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब आगाह कीजिएगा, कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये वक्त है जब पूरा कराची बंद किया हुआ है हर तरह की ट्रैफिक के लिए, हर तरह की एक्टिविटी के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। जो लॉकडाउन की जो ऐलान किया गया था 12 से साढ़े 3 के दरमियान, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है और इस वक्त शहर की तकरीबन तमाम भी बड़ी शहराहें, इंटरसेक्शन, चौक चौराहे रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो इलाकों को सील किया गया था वहाँ पर भी किसी भी फ़र्द को आमद-ओ-रफ़्त की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारी जो इंतज़ामिया से बात हुई है, हुक्काम के मुताबिक उनका कहना है कि हिदायत यही है कि गली मोहल्लों की जो दुकानें हैं वो भी इस दौरान बंद रहेंगी, जबकि सड़कों पर भी लोगों की आमद-ओ-रफ़्त को हद से ज़्यादा महदूद किया जाए। तो इस वक्त तो मसाजिद भी हमने विज़िट की, यहाँ पर जो मसाजिद के अंदर भी कहीं इज्तिमा जो है वो शुरू हो चुके हैं, कहीं नहीं हुए। लेकिन जो है ज़्यादातर मसाजिद में हमने देखा कि वहाँ पर शहरी जो है वह मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया के अफराद ही है जो मसाजिद के दरवाजे बंद करके अंदर नमाज में मसरूफ़ हैं। इसी तरीके से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है जो मुलाकात भी हुई थी उलमा कराम की हुकूमत के दरमियान, उसमें भी अपील की गई थी। तो अपील का असर बज़ाहिर तो जो है मजबूत तौर पर शहर में नज़र आ रहा है और शहर में इस वक्त अमलन लॉकडाउन की सूरत हाल जो है हज़ीब ये लॉकडाउन की सूरत हाल है। लेकिन अब जो लोग एमरजेंसी में निकलते हैं, जिनको अपने दफातर जाना है, उनके लिए क्या SOP है? क्या वो भी इससे मुस्तस्ना नहीं है? देखें जी, जो आम तौर पर जो रूटीन है उसमें तो सुबह 8 से 5 शहरियों को
महदूद तौर पर जो है वो आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होती है। गो के जो नाके लगाए गए हैं, चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, वहाँ पर उनको रोका जाता है, उनसे उनका मकसद पूछा जाता है और अगर कहीं खिलाफ वर्जी होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जुम्मे के रोज़ ये जो लॉकडाउन के अंदर मज़ीद सख्त करने के अहकामात आए थे, उसके तहत इस वक्त जो है वो जो सड़कें हैं, चौक चौराहे, इंटरसेक्शन हैं, वहाँ पर कंटेनर्स, रुकावटें, बैरियर लगाकर सड़कों को ही बंद कर दिया गया है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि वो अंदरूनी गलियों से होते हुए कई सड़क पर आते हैं कि रुकावट आती है तो फिर अंदरूनी गलियों की जानिब रुख कर लेते हैं। तो लोगों की जानिब से सफ़र तो किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सड़कें बिल्कुल सुनसान हो, ट्रैफिक इक्का दुक्का तो नज़र आ रहा है। ये वही लोग हैं जो कि इंतहाई एमरजेंसी में या कि अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए या किसी और वजह से इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त मौके पर तमाम शहर की सड़कें बंद की गई हैं क्योंकि 12 बजे से लेकर तो ये करीब 3:30 बजे तक का हर जुम्मे की ये प्रैक्टिस रखी गई है कि तमाम सड़कें बंद रखी जाएं। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। शाहिद साहब, ये एक अमल है जो तकरीबन 3 जुम्मे के साथ हम ये देख रहे हैं मुसलसल किया जा रहा है, इससे फ़वाइद क्या हो रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जुम्मे के टाइम की चीज़ें बंद करना मकसूद है या ये जुम्मे के वक्त बहुत ज़्यादा आमद-ओ-रफ्त होती थी इसलिए ये अहकामात है? जी, बुनियादी मकसद तो ये है कि जो जुम्मा के इज्तिमात हैं, नमाज जुम्मा के इज्तिमात, वहाँ कम से कम लोग पहुँचे। कल वज़ीर आला सिंध ने उलमा से मुलाकात की थी, बड़े उलमा से, मुफ्तियों से, मुज्तहिदीन से, और उस मुलाकात के बाद एक मुत्तफ़क़ा बयान भी जारी किया गया था। लोगों से कहा गया था कि वो घरों में नमाज अदा करें। उसके बावजूद हुकूमत को ख़दशा ये होता है कि लोग जो है वो मसाजिद में जाएंगे और वहाँ बड़े इज्तिमात होंगे, जैसा कि अभी हो भी रहा है। और मीडिया जो है वो अपने तौर पर इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा है ताकि पैनिक न फैले। लोग जो है वो मसाजिद में जा रहे हैं, उलमा की बात, मुज्तहिदीन की बात नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन करने का कहा गया है। कोई गाड़ी रोड पे नहीं जा सकेगी, अगर नाके पे कोई गाड़ी पहुंच गई है तो उसे छोड़ा नहीं जा रहा। तो इस तरह लोगों को कोशिश की जा रही है कि वो हैं वहाँ पर तो इज्तिमात हो रहे हैं। हमने देखा कि हर हफ्ते यही होता है, लोग नहीं सुनते। कुछ इस तरह की सूरत हाल भी आती है कि कुछ बदमज़गी भी हो जाती है। तो आज भी हमने देखा गली मोहल्लों की मस्जिदों में तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सिर्फ रोड्स को बंद करके क्या वाकई कुछ इस तरह की चीज़ें कंट्रोल कर पा रही है सिंध हुकूमत? अरे नहीं सुमैया, सिर्फ रोड बंद नहीं किए गए, गली महल्ले के जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो भी बंद की गई हैं। और ख़ास तौर पर मसाजिद को जाने वाले रास्ते वो भी बंद किए गए हैं। मसाजिद पर भी उन्होंने पुलिस और रेंजर्स को बिठाया हुआ है, जो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करें कि मस्जिद में अब ज़्यादा लोग हो गए हैं, आप कोशिश करें कि आप गुंजाइश नहीं है, आप कोशिश करें कि घरों में जाके नमाज अदा करें। बस लोगों और पुलिस और रेंजर्स के दरमियान हाब नाब हो रही है और ये सिलसिला चल रहा है। इस हुकूमत की इस कोशिश से जो है कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हो रहा। ये जो है इसको कहा जा सकता है कि थोड़ी सी हुकूमत को कामयाबी मिली है। लोग जो है वो एक तो उन्हें पता है कि सड़कें बंद हैं, गलियां बंद हैं, उनका मसाजिद तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लोग खुद कुछ जो हैं खुद फैसला कर रहे हैं कि वो घर बैठेंगे, और जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें एहसास हो रहा है कि मसाजिद तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, वो वापस आ रहे हैं। और जो लोग पहुंच रहे हैं तो बड़े इज्तिमात से रोकने की जो कोशिश है वो बहरहाल किसी हद तक कामयाब हुकूमत की हो रही है। हम बलूचिस्तान की सूरत हाल जानेंगे। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में जो अभी केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी कहा गया वहाँ पर टेस्ट भी सबसे ज़्यादा कम हो रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बलूचिस्तान में क्या है? क्या वाकई जो लॉकडाउन है उस पर अमल दरामद हो रहा है, ख़ास तौर पर कोयटा जैसे बड़े शहर के अंदर? सूरत कोई यहाँ पर हौसला अफजा नहीं है, कोई लोगों की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है। गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि कोई ज़्यादा सख्त ना करे, लेकिन कोशिश वो उनकी है कि मेन जो क्रॉस रोड हैं, जो चौक हैं, उनको बंद कर देते हैं ताकि ट्रैफिक जो है वहाँ से ना गुजरे और खलल पड़े और लोग डिस्करेज हों। लोग गलियों से, जिस तरह आपको शायद जतोई साहब बता रहे थे कि वो गलियों से, कूचों से निकलें और डिस्करेज हों, ये ज़रूर उन्होंने रखा है। गवर्नमेंट इनका आपके जो अंजुमन ताजरान है उनका बड़ा प्रेशर आया, बहुत प्रेशर के बाद गवर्नमेंट ने कहा, डिसाइड किया कि चलें फिर एक काम करते हैं,
जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मतलब उनको ज़रा थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं। जो सरिया, सीमेंट और उनके दुकानों को उन्होंने खोल दिया, लेकिन शर्त लगाई डिप्टी कमिश्नर ने कि वहाँ पर जमघटा अगर होगा तो हम उस दुकान को सील कर देंगे। उन्होंने माना कि कोई दुकान हिफाजती, उन्होंने कहा आपने जो है वहाँ पर सैनिटाइज़र रखने हैं और ये, और बाज़ उन्होंने भी कोशिश की है कि वो वॉक थ्रू गेट जो सैनिटाइज़ करे वो भी नस्ब करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जहाँ पर नमाज जुम्मा के इमाम कहीं ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनकी सियासी वाबस्तगी है, हुकूमत वहाँ खामोश है और वहाँ बिल्कुल इज्तिमात हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन जहाँ छोटे मसाजिद हैं और उनकी इमाम की कहीं कुछ सियासी वाबस्तगी नहीं है, उनको उन्होंने वार्न किया है, वहाँ पर वो डिस्करेज किया है, वहाँ वो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले एडिशनल आईजी हैं अब्दुल रज़ाक चीमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि अभी हम उन्होंने कहा कि अगर ये सूरत हाल रही, और तशवीश का इज़हार किया कि बलूचिस्तान में कोई हौसला अफजा नहीं है, यहाँ गंभीर सूरत हाल होती जा रही है, कोई 5 से 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट लोग ताउन नहीं करेंगे तो फिर हम सील कर देंगे, हम बहुत से बाज़ारों को सील कर देंगे, दुकानों को सील कर देंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने रोकना है ये जो लोकल ट्रांसमिशन है ये बढ़ती जा रही है। लोकल ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिटेड केसेस हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, वो ज़रा तशवीशनाक है लोगों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है जिस तरीके से बंदिश की जा रही है लोग उसको नहीं सीरियस ले रहे। KPK में हमने देखा कि बहुत तेज़ी से तादाद बढ़ी है और ये लोकली ट्रांसमिट केस थे। उमर यासिर साहब, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? लॉकडाउन पर कितना अमल दरामद हुकूमत करवाने में कामयाब हो रही है? लोग क्या कह रहे हैं? लोग सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, जो इब्तदा में जो लॉकडाउन था उसमें तो लोगों ने कुछ हद तक सीरियस लिया था, लेकिन उसके बाद जब चंद दिन गुजरे हैं, हफ्ता या 10 दिन, तो उसके बाद लोगों ने इस बात को सीरियस लेना छोड़ दिया है। जिन दिनों में लॉकडाउन रहा, हम उन दिनों में भी देखते रहे कि बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी होती थी। बाज़ जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स बड़े वाले हैं, उन पर भी लोगों का रश ज़्यादा होता था। स्पेशली जो बेकरी शॉप्स थी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अभी तक जो लोगों का जमघटा होता है और वो जो समाजी फासले की हिदायत हैं, लोग उसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर रहे हैं। कल से चूँकि लॉकडाउन में कुछ नरमी हुई है, तो कल पेशावर की हालत बहुत बुरी थी। यहाँ के बाज़ार खुल गए थे, यहाँ पे दुकानें खुल गई थी। हुकूमत ने बहुत कोशिश की, लेकिन हुकूमत उस पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकी। सड़कों पे कल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहा। जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते रहे वो अपनी तौर पे तो कुछ हद तक कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों ने ये सारी जो पाबंदियां हैं वो हवा में उड़ा दी हैं। ख़तरनाक बात यह है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1000 केसेस मस्बत आ चुके हैं, जिनमें पेशावर की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो पेशावर का जो शहर है वहाँ पे जो बड़ी सड़कें हैं, जो मेन रोड्स हैं, वहाँ पर तो किसी हद तक पुलिस और दीगर फोर्सेस जो हैं वो उस पर अमल दरामद करवा लेती हैं। चेकिंग का जो मरहला है वो सख्त कर देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो छोटे बाज़ार हैं, अंदरूने शहर के जो इलाके हैं, वहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं होता। लोगों के जमघटे आपस में घूम फिर रहे होते हैं, दुकानों पे जमा होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो नवाही इलाके हैं, जो देहात हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल ही किसी भी मामले पे इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ना सिर्फ पेशावर बल्कि पख्तूनख्वा के जो दीगर अजला हैं वहाँ तो सर ये है कि बिल्कुल बैठ के पूरी तरह से वो तज्जिए हो रहे होते हैं, बैठ के महफिलें सज रही होती हैं, कोरोना के बारे में गुफ्तगू हो रही होती है कि ये क्या है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस हो रही होती हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महफिलें जमा हैं जी। कुछ दोस्त जी, बाबर डोगर साहब से मैं बात करता हूँ। बाबर साहब, 12 करोड़ का ये सूबा है पंजाब, लाहौर सबसे बड़ा शहर है और लाहौर के अंदर पंजाब में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ केस भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत है जिसके अहकामात लॉकडाउन से मुतल्लिक और कुछ सेक्टर्स के खोलने से मुतल्लिक हैं, दूसरी जानिब वहाँ आवाम का रवैया है कि वो पहले भी नज़र आ रहे थे, जो आप कहते हैं कि लोग रोड्स पर होते हैं, मेन रोड्स अगर बंद हैं तो ब्रांच रोड्स पर लोग निकले हुए होते हैं। अब कुछ तब्दीली हुई है कि हुकूमत की तरफ से कोई सख्ती और आवाम के अंदर कुछ बेहतर शऊर?
मुदस्सिर, हुकूमत की तरफ से सख्ती बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि बेतहाशा छोटे छोटे कारोबार जो हैं वो खुल चुके हैं। अगरचे कि बड़ी मार्केटें बंद हैं, लेकिन अगर मार्केटों के अंदर कुछ छोटी दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। सारे शहर में वर्कशॉप खुल चुकी हैं, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस की दुकानें खुल चुकी हैं। इस तरह सुपर स्टोर, अगर आप लाहौर का एक चक्कर लगाएं तो आपको बेतहाशा दुकानें जो हैं वो खुली नज़र आएंगी। बुक डिपोज़ जो हैं वो खुले हुए हैं। तो उसी वजह से सड़कों पर रश भी ज़्यादा है। मैं आज लॉकडाउन था, 12 से 3 सख्त लॉकडाउन का अनाउंस किया गया था, लेकिन 12 से 3 के दौरान सख्त सड़कों पर शदीद रश नज़र आया। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर का एरियल व्यू लिया और ख़ासे भरम नज़र आया कि जनाब लाहौर की सड़कों पर इतना रश क्यों है, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया लोगों के सामने बेबस है। उसकी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इंतज़ामिया के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि लोगों को बाहर आने से रोका जा सके। आप किसी का चालान नहीं कर सकते, आप किसी को थाने बंद नहीं कर सकते, आप किसी को फ़ाइन नहीं कर सकते। बस ये है कि उनको प्यार से समझाकर वापस भेज दिया जाए। तो बाबर साहब, ये प्यार से समझने वाली तो कौम नहीं है, तो ये क्यों नहीं है कि उनको जो है पुलिस कोई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? दफ़ा जब 144 नाफिज है तो मैंने तो कुछ फुटेजेस में देखा डबल सवारी पर भी लोग घूम रहे हैं। मुदस्सिर, डबल की बजाय एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग बैठ के भी चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट ने मना किया है कि लोगों को पकड़ के थाने बंद नहीं करना। आपने हवालात में लोगों को पकड़ कर बंद नहीं करना। और सेकेंडली, हवालात में जब आप इतने लोग बंद कर देंगे तो वहाँ पर कौन सी आप हिफाजती मैय्यज जो है वो इस्तेमाल होंगी। तो यही वजह कि पुलिस सिर्फ वार्निंग दे रही है, या इसके अलावा पुलिस बेबस है लोगों के सामने। आज भी मैंने देखा है जहाँ पुलिस का बैरिकेड है वहाँ पर ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं, बेताशा रश है। अगर आप लाहौर का एक चक्कर लगा कर आए तो आपको बड़ी मार्केटें तो बंद नजर आएंगी, लेकिन सुपर स्टोर, डोगर साहब, ये सूरत हाल हर सूबे की है जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ये लाहौर की आप सूरत हाल बता रहे हैं। ये तो हर शहर की कहानी है कि प्यार की ज़बान लोगों को समझ में नहीं आती और ज़ाहिर है पुलिस कुछ कर नहीं सकती। तो ये सिचुएशन है, थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। खैर, कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर फ्रंट लाइन पर ये जंग लड़ रहे हैं और हमारे साइंसदान भी जल्द से जल्द इस वबा के खिलाफ इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। वही टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे CCTV कैमरे तैयार किए हैं जो लोगों को डिटेक्ट करके खुद बताएंगे कि किसी शख्स में कोरोना खतरा मौजूद है या नहीं। मुदस्सिर, बिल्कुल, और ये किस तरह से है ये आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने आजमाया, पाकिस्तानियों ने कमाल दिखाया। ज़रख़ेज़ ज़हन वायरस से निपटने के नित नए तरीके सामने आने लगे। कराची के IT एक्सपर्ट ने मर्ज की तशखीस का जदीद तरीका मुतारिफ कराया। मोहम्मद अली का मास चेक पाकिस्तान प्रोग्राम CCTV के जरिए मुतासर अफराद की निशानदही करेगा। ये टेक्नोलॉजी उन्होंने 5 रोज़ के मुख्तसर अरसे में तैयार की। इनका दावा है कि ये मुतासरीन का पता लगाने का सबसे आसान जरिया है। अली ज़री ने इसी पर इक्तफा न किया, तशखीस के साथ इलाज में भी मुआवन साबित होने की कोशिश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिर ने एंटीबॉडी से कंप्यूटराइज खाका भी तैयार कर लिया जो इलाज के सिलसिले में रहनुमाई करेगा। अली ज़री की ख्वाहिश है कि मास चेक प्रोग्राम सरकारी सरपरस्ती हासिल करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बचाव मुमकिन हो। तो ये IT एक्सपर्ट मोहम्मद अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। ये बड़ी एक डिफरेंट सी एक आपने चीज़ बनाई है कि CCTV कैमरे से मास की डिटेक्ट करने वाला ये क्या किस तरह से होगा, इसको सादा लफ्ज़ों में बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया शो में। तो देखिए, मास चेक पाकिस्तान एक लाइट ऑफ होप है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे कैमराज हैं हम उनको स्मार्ट बनाते हैं, हम उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो जो है देखें तो ह्यूमन की तरह, मगर जो डिसीजन मेकिंग है वो मशीन की तरह करें। तो उसका जो मैंने पॉसिबल सोल्यूशन बनाया वो ये है कि हम CCTV कैमरास के थ्रू इससे ये डिटेक्ट कर सकेंगे सबसे पहले जो आपका बॉडी फीवर है, बॉडी टेम्परेचर, उसके साथ साथ जो आप अगर आपने मास्क पहना है नहीं पहना, अगर आपको कोई पॉसिबल सिम्टम्स हैं
ठीक रहे हैं, खांस रहे हैं, वो सब डिटेक्ट करेगा। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है अलर्ट, GPS बेस्ड अलर्ट जो है वो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ को ही भेजेगा ताकि वो आपको ढूंढ के क्वारंटीन कर सके। अच्छा, तो अली ये होगा कैसे? ज़ाहिर बताने में तो कुछ ही आसान लग रहा है, लेकिन जो एक आम आदमी है वो किस तरह समझेगा कि ये अगर आपने लगा दिया कैमरा, टेक्नोलॉजी है, डिटेक्ट कैसे करेगी? अगर कोई रश वाली जगह होगी तो वहाँ पर क्या डिटेक्ट करना आसान होगा कि कौन कौन है जो इस वायरस का शिकार हो चुका है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मैं आपको बताऊँ, इसका हम ऐसे करेंगे कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, फर्स्ट करें मॉल है कोई, वहाँ मल्टीपल कैमराज हैं, मल्टीपल एंगल्स पे लगे हुए हैं जहाँ से हम कवरेज करते हैं। तो ये जो है 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब कैप्चर कर रहे हैं, मतलब विद इन अ मिनट ये जो है 100 लोगों को कैप्चर कर सकता है। और उसके साथ साथ जहाँ तक रही बात आइडेंटिफिकेशन की, तो इसके जो बैक एंड पे जितने लोग उसका कैप्चर होंगे उनकी एक इमेज क्रिएट होगी, बैक एंड पे यूनिक आईडी जनरेट होगी। उसके थ्रू हम अगर गवर्नमेंट से हम इसको नादरा से इसको लिंक कर लेते हैं तो उसके थ्रू हम उसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं। सही है। तो ये GPS सिस्टम के साथ इसका पूरे का पूरा लिंक है। अच्छा मोहम्मद अली, पूरे का पूरा प्लान है वो वर्कआउट हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, मगर जैसे कि हम अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस पैंडेमिक को इससे फाइट करते हैं, तो ये एक बेहतरीन सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि जब तक कोई पॉसिबल वैक्सीन नहीं आती हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी सी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करके हम लोग एज एन सेल के हम लोग जो हमारे पॉसिबल कैरियर्स हैं उनको बहुत एफिशिएंट मैनर में, क्योंकि ये अगर आपको बहुत सारे लोगों नहीं है, कैनेडियन ब्लू डॉट के उसने जो क्या कहते हैं कोरोना वायरस का आउटब्रेक जो है वो उसने 31 दिसंबर को उसने ये बता दिया था कि एक बहुत खतरनाक वायरस आने वाला है। और WHO ने 9 जनवरी को वो चीज़ अपडेट की थी। तो वो एक AI कंपनी, उन्होंने मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करके सोशल मीडिया से, एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम से ये चीज़ को प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था WHO से। सही। तो अली, ये आपने अभी जैसे पहले बताया कि हमें नादरा की मदद दरकार होगी, ज़ाहिर हुकूमती मदद दरकार होगी, उसके बगैर किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये टेक्नोलॉजी बनाने के बाद क्या हुकूमती सतह पर आपका कोई राबता हुआ? क्या हुकूमत की तरफ से आपने कोई मदद मांगने की कोशिश की? बिल्कुल, अभी तक राब्ता तो हुआ है इनडायरेक्टली, मगर जो मेरा मेन पर्पज़ है उस अभी तक वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी स्टाफ से यही एक दरख्वास्त है कि वो आकर मुझसे एक दफ़ा कांटेक्ट करें। और मुझे कोई ऐसा फाइनेंशियल एड नहीं चाहिए, जो भी मैंने किया पाकिस्तान के लिए किया है। मुझे थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कुछ एक टीम की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम इसको और बेहतर बना सकें। तो अली, रिक्वायरमेंट्स बता दें। ये तो आपने कहा टीम है और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, लेकिन असल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी जब आप इसको एक वाइड एंगल पर खेलेंगे? ज़ाहिर टेक्नोलॉजी बहुत मदद दे सकती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी गवर्नमेंट की तरफ से आपको? देखिए, सबसे बड़ी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि हार्डवेयर, इक्विपमेंट और डेटा कलेक्शन। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे डेमोग्राफी के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से हमें मुख्तलिफ डेटा पैटर्न चाहिए इसको फर्दर कैरी ऑन करने के लिए। जैसे लोगों का खांसने का, छींकने का तरीका मुख्तलिफ होता है, तो उस पर मैं काम चल रहा हूँ। मगर एज ए इंडिविजुअल मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं अभी भी वो कर रहा हूँ, मुसलसल मेरा फोकस इसी प्रोजेक्ट पे। मगर मैं अपने उस जो मैं चाहता हूँ वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से। तो मेरी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि अगर वो मुझे डेटा कलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं तो हम बहुत तेज़ी से इसको डिप्लॉय करेंगे। सही। तो ये एक बड़ा सादा बेहतरीन फार्मूला हो सकता है, लेकिन एक मेरा सवाल बड़ा सादा है, शायद वो आपको लगे कि थोड़ा अजीब है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम किसी मॉल में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे दाखिल होते हैं तो पहले वो टेम्परेचर चेक होता है अली, और उसके बाद वो हैंड सैनिटाइज करने के बाद हमें अंदर जाने की इजाज़त होती है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि कराची के किसी बड़े मॉल, किसी और जगह, किसी बड़े दफ्तर में, किसी फैक्ट्री में ये लगा के CCTVs के साथ इसको डिटेक्ट किया जाए कि वहाँ से मालूम हो जाए इस शख्स में वायरस है तो फिर उसको अंदर ना जाने दिया जाए? ऐसा क्या मुमकिन है? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में रहा है कि अली आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। आप दोबारा से, मैं चाहूँगा कि दोबारा से जवाब शुरू कीजिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। जी
अब आ रही है आपको आवाज़? जी जी जी। हेलो जी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अभी जो हम तरीके अपना रहे हैं, हम थर्मल जो टेम्परेचर मीटर के थ्रू जो हम डिटेक्ट करते हैं वो एक पॉइंट आउट करके करते हैं, हम किसी पे पॉइंट करते हैं, ये जो भी कुछ होगा ये नॉन कॉन्टैक्टलेस होगा, दूर से ये डिटेक्ट करेगा। अगर हम वाइड एंगल कैमरा यूज करते हैं तो उसमें वो चक्कर नहीं होगा। बिल्कुल हम इसको एक छोटे मतलब लेवल पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, सपोज किसी मस्जिद में या किसी मॉल में या कहीं पे भी, ताकि लोगों को इस चीज़ का एक लाइव डेमो मिल जाए। सही, तो ये हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ जो है जबरदस्त, वैसे बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अच्छा एक चीज मैं अली, एक तो ये सीसीटीवी कैमरा, दूसरा एंटीबॉडीज के हवाले से है कि इलाज में मदद के, ये क्या, इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। बिल्कुल, ये देखिए ये मेरा जो क्वारंटीन है उसके दौरान मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है व्हाइल आई वाज ऑन होम। तो ये जो एंटीबॉडीज का जो था वो मैंने ये किया था कि जो हमारा जो ये अपना कोविड-19 का जो बैक्टीरिया जो उसका मॉलिक्यूल है और जो हमारी बॉडी के जो प्रोटीन सेल्स है उसका मैंने बाइंडिंग रेट चेक किया था, मतलब उसको उस पर फिट करके अच्छा कि क्या बाइंडिंग रेट आता है, मतलब जितना वो नेगेटिव में होता है। तो उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, मगर इन द एंड मैंने जाके ये अपना फाइनल आउटपुट दिया था कि हम जो है एंटीबॉडीज के थ्रू ही वायरस को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। तो वो सही से उस पर मतलब आप समझ लें लॉक और की का कॉम्बिनेशन जैसे होता है पजल का, वो भी मैंने किया था। मगर फिर क्योंकि मेरे पास इतनी मेडिकल नॉलेज नहीं है तो मैंने एक उसको हद तक करके फिर छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, बिल्कुल सही। अली हमारे साथ ही हैं और ज़ाहिर है आपसे भी हम बातचीत रखेंगे, लेकिन ज़ाहिर शहर की सूरत हाल भी जानना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तलिफ शहरों में आज लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन है, जो एक परेशानी है, लोग खौफ का भी शिकार हैं लेकिन साथ साथ दबाव का शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। मुदस्सिर हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत ने भी और दीगर सूबों की हुकूमतों ने भी ये कहा था कि कोई मुलाजिम अपने मुलाजमीन को निकालेगा नहीं, लेकिन आज भी हमने कराची में देखा कि कई फैक्ट्री मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। और ये सूरत हाल मुदस्सिर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रही है। सिंध हुकूमत कर क्या रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, शायद जतोई साहब से बात करते हैं। शायद साहब, ये क्या मामला है कि लोगों को अब निकालने का अमल हो रहा है, बार बार हुकूमत ऑर्डर कर रही है कि किसी को इस सूरत हाल में जॉब से ना निकाला जाए, लेकिन इस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। जी बिल्कुल मुदस्सिर, ये जो लोगों को निकालने का अमल है मुसलसल जारी है। मैं कोई पिछले 3-4 दिन से आ रहा हूँ, हमारे बोल के गेट पे जो बेरोज़गार लोग हैं, जो करीबी इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं, वो यहाँ आके एहतजाज कर रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रुजू किया है कि आप हमारी आवाज़ उठाएं, और मैंने सिंध गवर्नमेंट के लोगों से भी बात की है। उनका कहना ये है कि कोई फैक्ट्री ओनर जो है वो किसी भी मुलाजिम को नहीं निकाल सकता है, चाहे वो डेली वेजेस पे है, चाहे वो कंटीजेंसी पे है, चाहे वो किसी सूरत में है, कॉन्ट्रैक्ट पे है या किसी ठेकेदार के पास है। कोरोना के सूरत हाल से पहले, लॉकडाउन की सूरत हाल से पहले जो मुलाजिम था उसको उसी पोजीशन पे रखा जाएगा, और हुकूमत जो है वो इस बात को श्योर करेगी कि वो उस मुलाजिम को इन दिनों की तनख्वाह भी मिले और इस दौरान उनको निकाला भी ना जाए। हुकूमत का कहना ये भी है कि वो सनतों को और जो कारोबारी इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनसे उन्होंने पूछा है कि उनको कितनी मदद की ज़रूरत है। हुकूमत इस हवाले से फ़ंड भी कायम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को मुसलसल निकाला जा रहा है, और ये बात बहुत ही ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ के इर्द गिर्द आप लोग देखें तो बेरोज़गार लोग, ख़ास तौर पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनकी यहाँ ना रिहाइश है, ना यहाँ का शनाख्ती कार्ड है, ना वो फेडरल गवर्नमेंट के डेटा में आते हैं, ना प्रोविंशियल के गवर्नमेंट के डेटा में आते हैं, उनको इमदाद भी नहीं मिल रही है। वो माइग्रेंट वर्कर जो झोंपड़ियों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में 20-20 आदमी किराए पे रहते हैं, वो वहाँ फाकों की सूरत हाल है और वो वापस भी नहीं जा सकते हैं। फैक्ट्री ओनर्स ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई इमदाद नहीं करने वाला है। ये जो वर्कर है, ख़ासतौर पर माइग्रेंट वर्कर, इस वक्त कराची के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। तो सिंध गवर्नमेंट क्या करी जतोई साहब, ये सूरत हाल तो है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें कहीं नज़र नहीं आती। जी, सिंध गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट कोई मतलब कोई यूनियंस तो है नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं है। उनका राब्ता फैक्ट्री ओनर्स से है, एस्टेब्लिशमेंट ओनर्स से है। उनसे पूछ रहे हैं कि जी आप ऐसा नहीं करें, आपको जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना है, कोई ऐसा पैकेज नहीं बना है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत सिंध को इस मामले पर ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी। इंडस्ट्रियल एरियाज़, कराची के इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द की गरीब आबादियाँ हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की जो आबादियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल, ये सूरत हाल इधर कराची में मुसलसल नज़र आ रही। पिछले तकरीबन 3 हफ्ते हो गए मुख्तलिफ जगहों पर ये बेरोज़गारी का अमल शुरू हुआ है, किसी को रोका भी नहीं जा रहा है। मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल से पहले, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो सूबा है वो पंजाब भी है, तो बाबर डोगर वहाँ फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला, सियालकोट, वहाँ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि डेली वेजेस हों या मुस्तकिल मुलाजमीन हों, उनको निकालने का अमल जारी है, या वहाँ अभी तक फ़िलहाल सुकून चल रहा है? अच्छा, बाबर साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ। शहजादा साहब, बलूचिस्तान में तो उस तरह से इंडस्ट्री का अमल नहीं है, सिवाय जो बिल्कुल कराची के करीब जो हब का इलाका है उसके, लेकिन बलूचिस्तान में मज़दूर के लिए मज़दूरी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। तो वहाँ इस वक्त जो एक आम मज़दूर है, छोटा दुकानदार है और छोटा मुलाजिम है जो छोटी छोटी जगहों पर काम कर रहा है, क्योंकि जब कारोबार बंद है तो उन मुलाजमीन की भी नौकरियाँ ख़तरे में, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है क्या? नहीं मुदस्सर, छोटा मोटा नहीं है ये। हब का दूसरे सूबों की तरह तो नहीं है, लेकिन हब में इस वक्त 350 इंडस्ट्रियां जो हैं वो काम कर रहे हैं। 250 इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं, जिनमें गालिबन कुछ 70 के करीब, 75 के करीब बंद हैं, लेकिन 180 बिल्कुल फंक्शनल हैं। अच्छा। उनके मज़दूरों की तादाद को 15 से 20 हज़ार बताते हैं कि 15 से 20 हज़ार हैं। और अभी तक सूरत हाल कोई उस तरह की वहाँ पर नहीं आई है। एडमिनिस्ट्रेशन ये सूबाई हुकूमत की तरफ से एक उनको वो था कि आप उन इंडस्ट्रीज़ के लोगों से, उनके जो वर्कर हैं उनसे बात करें और लेटेस्ट सिचुएशन हमें रिपोर्ट दें। अब तक कोई इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने, जो कलाट डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट लसबेला है वहाँ उनके अंडर आता है ये हब, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है कि उसमें जिस तरह से शायद जतोई साहब बता रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ वर्कर जो है वो निकले हैं या वो कोई एहतजाज कर रहे हैं या उनके बड़े पैमाने पर। लेकिन ये रिपोर्ट, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि स्टार्ट हो चुका है, कि वहाँ पर लोगों को बेरोज़गार करने का सिलसिला शुरू हुआ है ये, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि छोटे काम करने वाले लोग हैं जो प्रोविंशियल कैपिटल में, क्योंकि ज़्यादा प्रोविंशियल कैपिटल की इस वक्त जो आबादी है वो 22 से 23 लाख ऑफिशियल आबादी है, लेकिन इसको ये आबादी कोई 3 मिलियन के करीब है यहाँ पर प्रोविंशियल कैपिटल की। उसमें मेन मजदूर मेरे सारी जो आपकी जो ये कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है वो यही है। और बहुत ये पिछले 2-4 साल में ज़मीनें काफ़ी महंगी हुई हैं, यहाँ पर खपत ज़्यादा हुई है, किसका रेत, सीमेंट, बजरी, इसकी खपत हुई है। एकदम से हाउसिंग स्कीम शुरू हुई हैं, काफ़ी फैला है कोई शहर, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी जो है उसकी एक खपत रही है। और मज़दूर इस कोरोना के सिचुएशन से काफ़ी बेकार हो गया है। और अब गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि कोई बोझ हम पर ना पड़े, और इस बोझ को कम करने के लिए उन्होंने लिमिटेड अंदाज में सैनिटरी की दुकान और जो बजरी, ईंटें, सीमेंट, रेत, सरिया, इसका उन्होंने जो है वो खोल दिया है। लेकिन साथ में जिस तरह मैंने पहले बताया था एक शर्त के साथ कि आप ज़्यादा जो है जमघटा नहीं करेंगे। बिल्कुल तो सही। अब थोड़ा सारा ये लग रहा है कि 2-4 दिन में ये ज़रूर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू हो जाएगा, मज़दूर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोयटा से जो आउटस्कर्ट्स में है, कोयटा से जो अंदरून मेन सिटी से जो बाहर का एरिया है, वो काम नहीं रुका, वो काम वैसे चल रहा था, वो वैसे ही चल रहा था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का और प्रिकॉशंस का रात में उनको सप्लाई कर देते थे। बिल्कुल सही पॉइंट है कि शाह जुल्फ़िकार साहब। जाते हैं सारे पंजाब की सूरत हाल जो कि हम जानना चाह रहे थे। डोगर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, पेशावर की आप क्या सूरत हाल बताएंगे? वहाँ पर कारोबार किस हद तक स्टार्ट हो सका? मज़दूरों के हवाले से वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? जी, जहाँ तक फैक्ट्रियों की बात है तो दूसरे सूबों की तरह पख्तूनख्वा में भी जो फैक्ट्रियाँ थी वो चूँकि बंद हुई थी,
तो खुसूसन जो डेली वेजर्स थे वो बहुत सी फैक्ट्रियों ने वो उनको फारिग कर दिया था। उसके अलावा जो मुस्तकिल मुलाजमीन थे उनमें से भी ऐसी बात सामने आई है कि उन्हें भी फारिग किया गया है। पेशावर में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है, इसके साथ साथ जो हरीपुर, हतार और जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी कुछ हद तक इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रीज मौजूद हैं। वहाँ के जो मुलाजमीन थे उन्हें इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना इस वक्त भी उन्हें करना पड़ रहा है। जब इस बारे में फैक्ट्री मालिकान का मौक़िफ़ यह है कि जब हम फैक्ट्री चला भी लेंगे तो चूँकि ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर बंद है, मार्केट में कोई ख़रीदारी करने वाला नहीं है, तो हम अपनी प्रोडक्शन कहाँ लेके जाएंगे, किसको बेचेंगे, दुकानें बंद हैं। जब ये प्रोडक्शन उनकी ज़ाया होने का ख़दशा है। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत के पास अगर डेटा है भी तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुकूमत ने अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने आई है यहाँ के महकमा सनत की जानिब से कि कुछ ऐसा एक मेकनिज़म तैयार किया गया हो कि उन मज़दूरों का एक डाटा इकट्ठा किया जा सके। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही ज़रिया है डाटा इकट्ठा करने का, वो है फैक्ट्री मालिकान। तो फैक्ट्री मालिकान जो अपने मफाद के लिए अपने काम कर रहे हैं उन्होंने कभी भी हुकूमत को सही डाटा प्रोवाइड नहीं किया। ये शिकायत इस कोरोना की सूरत हाल से पहले भी आती रही हैं। तो अब उस सूरत हाल में किस तरह एक हकीकी तौर पर एक मुस्तहिक शख्स तक पहुंचा जा सकता है। जब आम हालात होते हैं तो हमने देखा कि यही जो मज़दूर तबका है ये डबल शिफ्ट करके अपनी जो ज़रूरियात है, अपनी खुसूसन अपने मालिक की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं, प्रोडक्शन की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में यहाँ का जो ताजर तबका है, यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है, उन्होंने ये कदम उठाया है तो जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह पेशावर पख्तूनख्वा के लोगों को भी इस मामले में फैक्ट्री एक जैसी सूरत हाल हर जगह मजदूरों की वो नजर आ रही है। सड़क पे काम करने वाला बिल्कुल सही है। अच्छा, दुकानों पे काम करने वाला मजदूर पंजाब की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं और हमारे साथ मौजूद है बाबर। दूसरा बड़ा जो इस वक्त इंडस्ट्रियल हब है वो फैसलाबाद है, फिर मुल्तान, लाहौर है, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, सियालकोट, ये पूरा एक एरिया है। यहाँ पर भी डेली वेजेस बहुत हैं, मुस्तकिल मुलाजिम भी बहुत हैं, इंडस्ट्री भी बंद पड़ी है। तो वहाँ मजदूरों की क्या सूरत है, वहाँ भी निकाले जा रहे हैं जॉब से क्या? दरअसल बिल्कुल पंजाब में जो बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं वहाँ पर तीन किस्म की एम्प्लॉयमेंट है। एक रेगुलर है, दूसरी कॉन्ट्रेक्चुअल है, तीसरी डेली वेजेस है। रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट है वो खातों में है, वो गवर्नमेंट को जो टैक्स जमा करवाया जाता है उसमें उसको शो किया जा रहा है। लेकिन जो डेली वेजेस और कॉन्ट्रेक्चुअल है, बेतहाशा फैक्ट्रियों ने डेली वेजेस और कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फारिग कर दी है। यही इशू फैसलाबाद में आ रहा है, यही इशू गुजरांवाला में आ रहा है, यही इशू लाहौर में भी आ रहा है। मेरी बेताशा इसके अलावा स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे बिजनेसमैन जो हैं, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा जी जो बड़े बिजनेसमैन गवर्नमेंट ने उनको तो सब्सिडी अनाउंस की, लेकिन स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं हमारे पास भी 50-100 बंदे मुलाजिम हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सब्सिडी नहीं है, हमारे लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट नहीं रखी। इस वजह से 2 महीने वर्कर को घर बैठाकर उन खिलाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सैलाब है। इस वक्त लाहौर में ज़्यादातर जो लोग बेचारे बाहर सड़कों पर फिर रहे हैं वो रोज़गार की तलाश में फिर रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा कि फैक्ट्रियों में सिर्फ जो रेगुलर स्टाफ था उसको रिटेन किया गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था या जो डेली वेजर थे उनको फारिग कर दिया गया कि उन्नको सैलरी ना देनी पड़े। तो ये इशू यहाँ पर है, लेकिन इसका गवर्नमेंट के पास कोई हल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो फिर ये है कि वो 12,000 रुपया जिन्होंने अप्लाई किया उनको वो मिल जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, एक और इशू है। अब ये जो चीज़ है सुमैया, अब मैं रिपोर्ट हम देख रहे थे, अपने नाज़रीन को भी आगाह करें कि इस कोरोना से मुतालिक अगर ये सूरत हाल, ये लॉकडाउन ये पूरा अप्रैल तक बरकरार रहता है और मई में इसका सिलसिला होता है तो 90 करोड़ लोगों की जॉब्स ख़त्म हो सकती हैं पूरी दुनिया में। और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट अभी तक इब्तदाई तौर पर आई है, 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोग हैं जिनमें डेली वेजेस और मुस्तकिल लोग हो सकते हैं, उनकी जॉब्स का खात्मा हो सकता है। ये बहुत होशरुबा और बड़ी ही भयानक किस्म की ये रिपोर्ट्स हैं जो अगले आने वाले हवाले तक ये कंट्रोल ना हो। जी शायद साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं इस हवाले से ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में ये तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं
जी। वो अपने क्लेम दाखिल करें कि वो फलां जगह काम करते थे, अब बेरोज़गार हो गए। अब ये बेहतर मौका है कि हम बेरोज़गार लोगों का डेटा जमा करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे या तहसील लेवल पे फॉर्म दे दिए जाएं, क्लेम फॉर्म, कि ये लोग बेरोज़गार हुए हैं, वो फॉर्म जमा कराएं कि जी हम बेरोज़गार हो गए, हम फला इंडस्ट्री में काम करते थे, हम कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, हम फला दुकान पे काम करते थे, हम बेरोज़गार हो गए। ये बेहतरीन मौका है कि हम अपने लोगों का डेटा अभी तो इकट्ठा हो सकता है, पर उसके लिए अगले आने वाले वक्त में हुकूमत जो है वो कुल लाया अमल हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त अमेरिका में इसका आगाज़ पिछले 1-1.5 हफ्ते से हो भी चुका है। बिल्कुल सही है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की तजवीज़ है। सुमैया, हम दोबारा से ज़ैदी साहब से बात करेंगे, कुछ सवाल ज़हन में आ रहे हैं। अच्छा, मैं तो एक और इशू पे बात करना चाह रही थी। हम देख रहे हैं कि जो कि निशानदही करीब जतोई साहब ने कि हम ये लाएअमल लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इमदाद पहुँचाने के लिए अब तक डाटा इकट्ठा नहीं हो सका। तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि सुस्त रवि होती है चीज़ों में हुकूमतों की, तो वो चीज़ हो नहीं पाती है। मैं बलूचिस्तान की तरफ एक बार फिर ज़रा बात करना चाहूँगी। जुल्फ़िकार साहब, एक चीज़ हमने देखी कि ज़ाहिर है आपने जिस तरह वहाँ पर एक मजदूर की सूरत हाल बताई, कारोबार की सूरत हाल बताई, लेकिन एक चीज़ है, वो सबसे अहम चीज़ है कि पूरे मुल्क में टेस्टिंग उस तरह नहीं हो पा रही। कल जो इजलास हुआ जाम कमाल साहब की ज़ेर सदारत, उसमें ये कहा गया कि क्योंकि लोकली ट्रांसमिट केस बहुत बढ़ रहे हैं तो हम अब टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, लेकिन वो टेस्टिंग 5000 अफराद की सिर्फ होगी, तो ये क्या काफ़ी होगी? और वो किस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, किन किन ज़िले के टेस्ट किए जाएंगे, क्या तफसीलात क्या हैं इसकी? देखें, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए वाकई बहुत, एक तो स्कैटर्ड आबादी है बलूचिस्तान की, और जैसे सिर्फ तफ्तान जो है जहाँ सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, और एक लैब वफाकी हुकूमत की तरफ से वहाँ टेस्टिंग लैब जो है वो भिजवा दी गई है। 700 किलोमीटर यहाँ से है, और 700 किलोमीटर ऐसा भी नहीं है कि मोटरवे बना हुआ है या कोई बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। उसके 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऐसा रोड है कि जिस पे आपको जो है बहुत ही बुरी हालत है उसकी। तो ये जो मोबाइल टीम्स हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा कि खारान है जहाँ पर जो केसेस आए हैं, मस्तुंग तो कोयटा से करीब है, कुछ 40-45 किलोमीटर के उस पर फासले पर है। खारान दूर है, आपका मकरान बहुत ज़्यादा दूर है। मकरान की अगर आप देखें 18 घंटे आपको लगते हैं यहाँ कोयटा से वहाँ तक जाने में, आप तक मुख्तलिफ उनके शहरों तक पहुँचने के लिए। तो वहाँ किस तरह ये अपनी टीमें पहुँचाएंगे, अभी तक इसकी तफसील गवर्नमेंट ने कुछ जारी नहीं की है, लेकिन गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हम जो है अपनी टीम भेजेंगे, खासकर पहले कोयटा में उस क्लस्टर्स में, आबादी के उस क्लस्टर में जाकर वहाँ पर रेंडमली जो है मुख्तलिफ मोहल्लों के मुख्तलिफ वो देखेंगे, चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पर हमें पता नहीं है और यहाँ पर केसेस मौजूद हैं, ये हमें देखना है। और अगर जहाँ से केसेस हमें मिलते तो हैं, साहब ना सिर्फ मकरान बल्कि केच, गवादर, तो पूरे गांव का, बिल्कुल ये गवादर, पंचकोर, ये तमाम तर जो ये पंचकोर है, केच है, मकरान डिवीजन है जिनकी आपने बात की, यहाँ पर किस तरीके से नकलो अमल पर पाबंदी आयद की जाएगी? और फिर वो लोग जो वहाँ पर लोकली जो ज़ाहिर अपना काम भी कर रहे होते हैं, आपने बताया भी, उनके किस तरह टेस्ट लिए जाएंगे? देखिए, मैं अभी कल होके आया हूँ दालबंदीन से। मैंने दालबंदीन में गया, जब मैं वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का था, कोई कैश डिस्ट्रीब्यूशन था कि उन लोगों की मदद की जाए। मैं वहाँ गया था और एक बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं देखने गया था कि क्या वहाँ सूरत हाल है। रोड पर कोई रोक टोक नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से एफसी के जो फ्रंटियर कोर के जो चेक पोस्ट हैं, जो लेवीज के चेक पोस्ट हैं, वो पूछ लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आप मेहमान हैं, आपको कोई इमरजेंसी है। तो मैंने रोड पे ट्रैफिक रवा दवा देखी, कोई वो नहीं है। और जो बात आप मकरान की कह रही हैं, पंजगूर है, केच है, और ग्वादर है, पसनी है, माड़ा है, ज्यूनी है, मंद है, जो उसके बॉर्डर की तरफ जो है इनके तमाम एरियाज जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे भी रिपोर्ट्स ये नहीं आ रही हैं कि वहाँ बिल्कुल लॉकडाउन है और चेक पोस्ट पर लोगों को रोका गया है, या रोक रहे हैं, या उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि आपकी नकल अमल हरकत जो है वो बिल्कुल किसी तौर पर भी जो है नकल अमल जो है किसी तौर पर भी उनकी रुकी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह से आज एडिशनल आईजी हैं आपके अब्दुल रज़ाक चीमा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूरी सूरत हाल, उन्होंने बहुत तशवीश का इज़हार किया कि सूरत हाल कोई ठीक नहीं है
बलूचिस्तान में, और अगर लोगों ने ताउन नहीं किया और सूरत हाल इस तरह रही तो हमें सील करने पर जाना पड़ेगा कि हम मुख्तलिफ शहरों को सील कर दें, मुख्तलिफ हाईवेज़ को सील कर दें, और उसमें नरमी फिर हम अगर लाए भी तो घंटे 2 घंटे के लिए, कि वो मजबूर लोग और बिल्कुल जिनको वाकई जिनकी जो है वो तो ये तो वहाँ के लोगों पर डिपेंड है कि वो किस तरह से अपना ख्याल रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। मजबूर हो जाएगी कि लॉकडाउन की जानिब, और बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब वो चली जाए। ठीक है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं मोहम्मद अली ज़ैदी साहब आपसे एक सवाल यहाँ पर है, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो इस वक्त सिस्टम ख़ासतौर पर कराची में लगा हुआ है, हम उनकी बात कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट के कैमराज यहाँ पर CCTV के हैं वो लगे हुए हैं, क्या उन कैमराज के ऊपर ये आपका सिस्टम चल सकता है, या इसके लिए कोई ख़ास जो बेहतर कैमराज हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखें इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमें सामने रखनी पड़ेंगी। इसके मैंने 2 सोल्यूशन बनाए। एक तो जो इसकी जब API बनेगी इन द एंड, तो हम जो आपके एग्जिस्टिंग कैमराज हैं उसमें इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा। मगर वो बात जो डिपेंड जो करती है वो मेन चीज़ ये है कि वो कैमराज हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनकी जो सारी चीज़ें हैं, मतलब वो किस टाइप की मॉनिटरिंग, क्योंकि अगर हमें टेम्परेचर डिटेक्ट करना है तो हमें थर्मल कैमराज की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेम्परेचर वो डिटेक्ट नहीं करेगा। सिम्टम्स वगैरह डिटेक्ट कर लेगा, मास्क पहना है नहीं पहना वो डिटेक्ट कर लेगा, अलर्ट भेज देगा। तो इसके लिए हम बेहतर तरीका ये है कि हम सारी चीज़ों को यूज़ करें, जो एग्जिस्टिंग कैमराज हैं हम उनको भी यूज़ करें, न्यू कैमराज भी इंस्टॉल करें, तब जाकर ये चीज़ जो है वो कारआमद होगी। सही अली, कितना वक्त इसके लिए कोई ख़ास वक्त दरकार होगा कि अगर आप ये आज सिस्टम हुकूमत के साथ मिलकर इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए कितना वक्त लगेगा, या फौरी तौर पर ये मुकम्मल हो सकता है? देखिए, इसकी जो मास डिटेक्शन है उसकी जो एक्यूरेसी है वो 94% है। अच्छा। टेम्परेचर तो 100% होगी, जाहिर है। जहाँ तक बात रही सिम्टम्स की, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि उसकी डेटा कलेक्शन पे काम चल रहा है। अगर गवर्नमेंट मेरा साथ देती है और मुझे एक ह्यूमन रिसोर्सेज और अच्छी टीम प्रोवाइड करती है, ज़्यादा नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, तो हम लोग 2 से 3 महीने में इसको लगा 100% पूरे जो है नेशन वाइड डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही अली हमारे साथ, बिल्कुल वक्त बहुत कम है। तो अली बहुत शुक्रिया आपका, ज़ेहताज जुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर यासिर साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, शब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।